हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का श्रृंखला में स्वागत है। मैं अमर सिंह, सहआचार्य, प्राणीशास्त्र राजकीय महाविद्यालय नोहर। आज का जो अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन से संबंधित अपने अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे पहले जो वीडियो है उसके अंदर जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन की 3 वीडियो अपने बने हुए हैं और आज का अपना टॉपिक 5 किंगडम स्कीम या कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले अपने थोड़ा सा इसके बारे में अपने सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। 5 किंगडम की पूरा जो सजीव जगत है उसको सबसे पहले 2 जंतु जगत में 2 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला इसका है, देखो ये जो डायग्राम अपना है इसके अंदर कंसेप्ट ऑफ 2 किंगडम्स की, प्लांटी ग्रुप और एनिमेलिया ग्रुप। तो पूरा जो जीव जगत है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, प्लांट्स और एनिमल्स। फिर उसके बाद में 3 किंगडम स्कीम आई। तो इसके अंदर नया जो ग्रुप प्रोटिस्टा बना, तो प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर उसके बाद में 4 किंगडम स्कीम। तो प्रोटिस्टा ग्रुप है उसको 2 भागों में, लोअर प्रोटिस्टा और हायर प्रोटिस्टा में डिवाइड किया गया। और फिर प्लांटी और एनिमेलिया ग्रुप, तो ये 4 हो गए। और लास्ट जो अपना 5 किंगडम स्कीम, कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम स्कीम है, उसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इस तरह से इसको 5 जगत में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले अपने जो चर्चा कर रहे हैं 2 किंगडम स्कीम 1700, इसमें अपन थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देखें। जैसे अपने पहले जो वीडियो बने हैं या पहले जो अध्ययन किया है उसके अंदर इसके बारे में थोड़ी चर्चा हुई है। तो अपने सबसे पहले आपको पता है कि 1758 में लीनियस द्वारा 2 किंगडम स्कीम दी गई, जिसके अंदर जो पूरा सजीव जगत है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, प्लांट्स और एनिमेलिया। तो एक तो वो हो गए जिनके अंदर प्लांट से संबंधित या प्लांट है वो रखे गए, और दूसरे के अंदर एनिमल्स हैं वो रखा गया। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो मुख्य रूप से 2 कैरेक्टर पर आधारित है, जिसके अंदर 2 लक्षणों को लिया गया है। एक तो है न्यूट्रिशन और दूसरा लोकोमोशन। तो अपने को पता है कि प्लांट्स या पौधे जो हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। तो ये ऑटोट्रोफिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन निर्मित होता है। और दूसरी लोकोमोशन की बात करें तो जितने भी जो प्लांट्स हैं वो सारे के सारे स्थानबद्ध होते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं। उसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। दूसरी तरफ अगर जंतुओं की बात करें अपनी, तो जंतुओं के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कौन सा होता है, हेट्रोट्रोफिक टाइप का होता है। अर्थात वो दूसरे जो जीव है या जो दूसरी पौधे या कोई भी है, मतलब उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वो हेट्रोट्रोफिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। और इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये गमन कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं। तो इस आधार पर इसको डिवाइड किया गया है, परंतु इसको सर्वमान्य अपन नहीं मान सकते। इसके जो एक्सेप्शन हैं, जैसे प्लांट ग्रुप की बात करें अपने, तो प्लांट्स के अंदर एल्गी, फंजाई, स्लाइमोल्ड्स जो रखे गए हैं उनको जंतुओं में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। इसका कारण कि जो कुछ एल्गी है उनके अंदर क्लोरोफिल का अभाव होता है, अर्थात इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो स्वयं निर्मित नहीं कर सकते। इसका मतलब न्यूट्रिशन कौन सा है, हेट्रोट्रोफिक टाइप का है। और अगर लोकोमोशन की बात करें तो अनेक जो प्लांट्स हैं उनके अंदर लोकोमोशन की प्रक्रिया पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि वो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस के अंदर उसके अंदर कुछ उनके अंदर जो गमनांग पाए जाते हैं जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं। इसी तरह अपने एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर एक्सेप्शन के अंदर स्पंज, कोरल्स, बार्निकल्स, ट्यूनिकेट्स, ये जितने भी हैं
इनको जंतुओं में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि इनमें इनके जो एडल्ट है, जो वयस्क जंतु है, वो क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, वो गमन नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त कुछ एल्गी और जो परभक्षी हरे पादप होते हैं उन, क्योंकि दोनों में फोटोसिंथेसिस के साथ हेट्रोट्रोफिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, तो इस तरह से इनको अपन न तो प्लांट्स में रख सकते हैं और न ही जंतुओं में। इसका मतलब इसके अंदर एक्सेप्शन है। इसके अलावा अपन कुछ और जो करेक्टर्स की बात करें तो और करेक्टर्स के अंदर मुख्य रूप से जैसे नर्वस सिस्टम या उसका जो पेशीय तंत्र है वो जंतुओं के अंदर प्रेजेंट होता है, और अपने को पता है प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एब्सेंट होता है। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन की बात करें अपनी, जैसे ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी के अंदर संकुचनशीलता की संरचनाएं उपस्थित होती है। इसका मतलब ये है कि वो प्रेरणा का संचालन करती है। इसका मतलब ये जंतु होने चाहिए, इनको जंतु कहा जाना चाहिए। दूसरी तरफ अपन स्पंज की बात करें तो स्पंज के अंदर इन संरचनाओं का अभाव होता है। इसका मतलब इसके अंदर जो तंत्रिकाएं या जो तंत्रिकीय और पेशीय संरचनाएं हैं वो अनुपस्थित होती है। तो इसका मतलब जो स्पंज है उनको प्लांट्स में रखा जाना चाहिए। फिर अपन बात करें सेल्यूलोज की, तो अपने को पता है कि प्लांट्स के अंदर जो प्लांट कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं, उनके अंदर सेल्यूलोज पाई जाती है। लेकिन अपने को पता है कि समस्त जितनी भी जो एल्गी है, एल्गी के अंदर सेल्यूलोज का अभाव होता है। अतः जो एल्गी है उनको जंतुओं में रखा जाना चाहिए। इसी तरह अपन बात करें ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स जंतु होती हैं, है ना, तो ट्यूनिकेट्स जंतुओं में सेल्यूलोज प्रेजेंट होती है। अतः जो ट्यूनिकेट्स हैं उनको प्लांट्स में रखा जाना चाहिए, है ना। तो इस तरह की इसके अंदर बहुत से एक्सेप्शन हैं जिनको अपने ये जो टू किंगडम स्कीम है कि पूरा जो सजीव जगत है दो जगत के अंदर विभाजित किया जा सकता है, उसको विभाजित नहीं कर सकते। तो इसी के संदर्भ में इससे स्पष्ट होता है कि जो सजीव है, सजीवों को दो किंगडम प्लांट्स और एनिमल्स में विभाजित करना अनुचित एवं असंतोषजनक है, क्योंकि इस विभाजन में उन सजीवों का कोई स्पष्ट स्थान निर्देशित नहीं होता जिनमें जंतु एवं पादप दोनों के गुणों का समावेश होता है, अर्थात दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इसी संदर्भ में जो आगे जो कंसेप्ट आया थ्री किंगडम्स की, तो जो एक तीसरा ग्रुप बना दिया गया प्रोटिस्टा, तो उसे अपने थ्री किंगडम स्कीम के रूप में मान सकते हैं। तो इसके लिए जो थ्री किंगडम स्कीम है, इस समस्याओं का जो भी जो टू किंगडम के बाद में वर्गीकरण की जो समस्याएं थी उसके समाधान के लिए सर्वप्रथम 1866 में जर्मन का जो वैज्ञानिक जंतुशास्त्री वैज्ञानिक था हेकल ने सुझाव दिया कि एक अन्य तीसरा किंगडम या जो जगत बनाया जाए और उसके अंदर जो भी जितने भी एक्सेप्शन हैं वो एक्सेप्शन सारे के सारे उसमें डाल दिए जाए। तो उन्होंने एक तीसरा ग्रुप बनाया प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा की जो रचना है वो किन के द्वारा, हेकल के द्वारा की गई है। तो प्रोटिस्टा शब्द सबसे पहले किसने काम में लिया था, हेकल ने काम में लिया था। तो तीसरा ग्रुप बना दिया गया प्रोटिस्टा, और उसके अंदर उन एकोष्य सूक्ष्म जीवों को रखा गया जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में रखने में कठिन थे, दोनों के अंदर नहीं रखा जा सकता उनको। तो इसके अंदर अपने जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सारे जो है वो किसके अंदर रख दिए गए, प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। लेकिन इसके अंदर जो वायरस है, वायरस को एकोशिकीय होने के कारण प्रोटिस्टा में नहीं रखा गया। फिर इसके अंदर भी कुछ कमियां पाई गई। जैसे मान लो तीसरा ग्रुप बना कि जो सारी की सारी जितने भी जो हैं बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, इनको सबको किस में, प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। लेकिन जो बैक्टीरिया को एल्गी और फंजाई या जो प्रोटोजोआ है उनसे विभेदित कैसे कर सकते हैं, कैसे अलग किया जा सकता है, तो इसके अंदर भी कुछ कमियाँ पाई गई। तो 1940 से पहले तक ये मान्यता थी कि एक तीसरा ग्रुप था प्रोटिस्टा और उसके अंदर रख दिया गया, और 1940 के बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ और जो अन्य आधुनिक यंत्रों की जो टेक्निक्स हैं उनका विकास हुआ। तो इसके विकास के कारण जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं की स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो उसके बाद में क्या हुआ
इसके अंदर दो ग्रुप बना दिए गए, एक तो इसका लोअर प्रोटिस्टा और दूसरा इसका हायर प्रोटिस्टा। तो जो लोअर प्रोटिस्टा है, लोअर प्रोटिस्टा के अंदर मोनेरा, जिसके अंदर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को रख दिया गया, और हायर के अंदर इसके अंदर एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ, इन ग्रुप्स को रख दिया गया। तो कोशिका के स्ट्रक्चर में अपने को पता है कि कोशिकाएं दो प्रकार की, जैसे एक तो वो कोशिकाएं जिनके अंदर जो न्यूक्लियस पूरी तरह संगठित नहीं होता, या जो केंद्रक है वो मेम्ब्रेनस युक्त नहीं होता है ना, मेम्ब्रेन उसके अंदर नहीं पाई जाती, और उसका जो डीएनए मटेरियल हो रहा होता है वो क्या होता है, सर्कुलर कंडीशन के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर घुला हुआ पाया जाता है, या कहीं न कहीं कहीं भी उसके अंदर जो डीएनए का जो सर्कुलर डीएनए होता है वो पाया जाता है। और दूसरे वो जिसके अंदर संगठित केंद्रक पाया जाता है। तो जो असंगठित केंद्रक वाले थे वो कौन से हो गए, प्रोकैरियोट्स हो गए, और जो असंगठित वाले प्रोकैरियोट्स हो गए, और संगठित वाले कौन से, यूकैरियोट्स हो गए। तो इस तरह से दो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो ग्रुप्स के अंदर इनको रख दिया गया। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आ गए, यूकैरियोट्स के अंदर जो सूक्ष्म जीव, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, इन सबको सम्मिलित कर दिया। और इस ग्रुप के अंदर भी वायरस को इस वर्गीकरण प्रणाली में सम्मिलित नहीं किया गया है। फिर उसके बाद में 5 किंगडम्स की जो पंच जगत प्रणाली है उसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले सन 1969 में आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक था, जिन्होंने एक मौलिक एवं संपूर्ण वर्गीकरण प्रणाली का सुझाव दिया, जिसे 5 किंगडम स्कीम कहा जाता है। यह प्रणाली उपयुक्त सिद्ध हुई तथा वर्तमान में एक आधुनिक सर्वमान्य प्रणाली मानी जाती है। और इसके अंदर जो वर्गीकरण के जो आधार लिए गए, उसके अंदर मुख्य रूप से 2 बिंदुओं के ऊपर ध्यान रखा गया। तो पहला तो इसके अंदर है कि वर्गीकरण की यह प्रणाली सजीवों के सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के 3 स्तरों पर आधारित है। तो इसके अंदर जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अपने सेल स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ सेल्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा इसका है, इसके अंदर जो न्यूट्रिशन की जो 3 विधि है, फोटोसिंथेसिस यानी ऑटोट्रोप्स टाइप की, और हेट्रोट्राइप्स के अंदर एब्जॉर्प्शन और इंजेशन, इन तीनों जो न्यूट्रिशन की जो विधि है, जो भोजन ग्रहण करने की विधि है, उसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले अपन बात करें इसके अंदर, जैसे मोनेरा, तो फर्स्ट इसका कौन सा है, मोनेरा। मोनेरा के अंदर जितनी जो समस्त प्रोकैरियोट सेल्स हैं उनको रखा गया है, और इसके अंदर न्यूट्रिशन है वो इंजेशन के अलावा दोनों टाइप का न्यूट्रिशन, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन, दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है, लेकिन इंजेशन का अभाव होता है। और इसके अंदर एग्जाम्पल मोनेरा की बात करें अपने, तो जो प्रोकैरियोट सेल्स है उसके अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा अपन बात करें प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिकी यूकैरियोट सेल्स हैं, वो सारी इसके अंदर सम्मिलित की गई है। और न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन के अंदर जैसे इसके अंदर क्या, माइक्रो एल्गी और प्रोटोजोआ, एल्गी और प्रोटोजोआ दोनों के दोनों आ गए, इसका मतलब ये इसके अंदर है ना। तो माइक्रो एल्गी और प्रोटोजोआ, तो माइक्रो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करती है, और प्रोटोजोआ है वो इंजेशन और एब्जॉर्प्शन उसके द्वारा न्यूट्रिशन करता है। इसका मतलब प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर न्यूट्रिशन की तीनों विधि, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन और इंजेशन, तीनों विधियों के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। फिर तीसरा इसका फंजाई, फंजाई के बाद में फंजाई, प्लांट और एनिमलिया, ये तीनों के तीनों ग्रुप है, ये कौन से हैं, बहुकोशिकीय है, मल्टी सेल्यूलर है। इससे पहले के हैं वो कौन से हैं, यूनिसेल्यूलर है, और ये सारे के सारे कौन से हैं, बहुकोशिकीय और बहुकेंद्रिकीय जो सजीव है वो सारे इनके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। तो इसके अंदर जो प्रोटिस्टा और जो प्लांटी ग्रुप है उसके बीच की जो ग्रुप है, या जो बीच का जो उसका मध्य है, वो कौन सा, फंजाई है। तो फंजाई के अंदर
अपन बात करें सबसे पहले इसके अंदर न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन इसके अंदर कौन सा होता है, एब्जॉर्प्शन टाइप का होता है, यानी अवशोषण टाइप का इसके अंदर न्यूट्रिशन पाया जाता है फंजाई में। तो जितने भी जो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, यानी उनका जो डिब्रिस मटेरियल है, जो सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ है, उनको इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और करने के बाद में उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो फंजाई ये क्या बहुकोशिकीय एवं बहुकेंद्रिकीय है। इनके अंदर सेल वॉल होती है, वो प्रेजेंट होती है। सेल वॉल है वो किसकी, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और क्लोरोफिल का इसके अंदर अभाव होता है। इसका मतलब इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं पाई जाती। फंजाई की बात करें तो फंजाई दो टाइप्स के अंदर है। इसके अंदर एक तो सिंगल सेल्यूलर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय कौन सी होती है, यीस्ट। ईस्ट को तो अपन क्या कहते हैं, एक कोशिकीय, और मोल्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो मोल्ड्स के एग्जाम्पल की बात करें अपनी, तो जैसे डबल रोटी, फफूंद, जो भी जहाँ सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ होता है उसमें फफूंद लगती है, ये सारे क्या मोल्ड्स होते हैं। तो मोल्ड्स के अंदर क्या होती है, ये एक कोशिकीय लीनियर स्ट्रक्चर के रूप में होती है एक, ठीक है, और वो फिर दागों के रूप में इस तरह से आपस में गूंथी हुई कंडीशन में पाई जाती हैं। दूसरी तरफ ईस्ट की बात करें तो ईस्ट क्या होती है, सिंगल सेल्स हैं, और वो बडिंग के द्वारा दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करती रहती है। तो ये इसका है फंजाई ग्रुप। फिर उसके बाद में प्लांटी ग्रुप। तो प्लांट्स के अंदर इस जगत में जटिल संरचना के जितने भी जो वास्तविक प्लांट्स हैं, ट्रू प्लांट्स हैं, उनको रखा गया है। और इनकी जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो कौन सी, ऑर्गन एवं ऑर्गन सिस्टम टाइप की होती है। और इसके अंदर बात करें तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और अर्थात ये कौन से होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं। और इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन का अभाव होता है, अर्थात सेसाइल होते हैं, एक स्थान पर रहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ब्रायोफाइटा, ट्रेक्योफाइटा, ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित किए गए हैं। फिर इसका जो पांचवा ग्रुप एनिमेलिया ग्रुप। तो एनिमेलिया के अंदर इस जगत में जटिल संरचना के बहुकोशिकीय वास्तविक जंतु, जिनका स्ट्रक्चरल लेवल ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम टाइप का होता है, उनको सम्मिलित किया गया है। इसमें न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा होता है, हिट्रोट्रोफिक टाइप का होता है, तथा इसमें अधिकांश में लोकोमोशन की क्रिया होती है, अर्थात लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। तो जितने भी जो जीव जंतु है वो सारे इसमें स्पंज सहित, स्पंज से लेके ऊपर तक के जितने भी जो जंतु है वो इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। तो इस तरह से ये अपना जो 5 किंगडम स्कीम है, ये पूरा जो जंतु जगत है उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके बाद में इसमें कुछ ये शॉर्ट नोट हैं इसके अंदर, वो मैंने इसमें डाले हैं, कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम स्कीम की। तो ये आप इनको देखना, और ये आपका अच्छा टॉपिक हो जाएगा। थैंक यू।